संदेश झूठ से हटके। नमस्कार। संदेश न्यूज और प्रणाम इंडिया के साझा प्लेटफॉर्म पर आप सबका मेरी ओर से और हरिशंकर जोशी जी की ओर से बहुत अभिवादन है। और हमारे साथ संजय कुमार जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आज चर्चा होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में। अरविंद केजरीवाल जी ने आगाज कर दिया है, एक तरह से शंखनाद कर दिया है चुनाव का। और विधानसभा सत्र में अरविंद केजरीवाल गरजे हैं और खूब गरजे हैं और बरसे हैं और खूब बरसे हैं। और निशाने पर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को जिस तरीके से चैलेंज किया गया है, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अमित शाह को चुनौती दी है और पूरे दिल्ली में जो कानून व्यवस्था की बुरी स्थिति है उसके लिए घेरा है, ये एक तरह से अभूतपूर्व है। इससे पहले इस तरीके से अमित शाह पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक बात कही है कि भाई दिल्ली तो पूरा राज्य है नहीं। दिल्ली आधा आम आदमी पार्टी के पास है और दिल्ली आधा एलजी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। और अमित शाह जी के पास सिर्फ एक काम है, वो है दिल्ली की कानून व्यवस्था को देखना। लेकिन उन्होंने वो एक काम भी नहीं कर पाए। ये अरविंद शाह जी का टोन है, मेरा टोन नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी का। देखिए, मैं अरविंद और शाह जी जोड़ दे रहा हूं क्योंकि इस चुनाव में ये दोनों मुद्दा होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल अमित शाह को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, बिल्कुल एक व्यक्ति को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको देश में घूमने का फुर्सत है, चुनाव रैली करने की फुर्सत है, लेकिन दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मोबाइल हाथ में लेकर कोई चल नहीं सकता। ये लॉरेंस बिश्नोई नाम का गैंग और तमाम तरह के गैंग्स के नाम भी वो गिनाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पूरे देश में और खास करके दिल्ली में तहलका मचा रखा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? एक तरह से कानून व्यवस्था को और उसके लिए जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह को अरविंद केजरीवाल ने मुद्दा बना दिया है। आपको याद होगा एमसीडी चुनाव में क्या मुद्दा बना था? एमसीडी चुनाव में बना था कचरा का पहाड़, और उस कचरे के पहाड़ ने बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया था। और अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था, और वो कानून व्यवस्था एक ऐसा पिच है जिस पर हमेशा बीजेपी खेलती आई है। उत्तर प्रदेश में और दूसरी तमाम जगहों पर हम सुशासन देते हैं, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं उनके शासन में, और उन्होंने उत्तर प्रदेश पर भी उसी तरह से हमला किया है, आंकड़ों के साथ हमला किया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध के मामले हुए हैं। और दिल्ली तो अपराध के मामले में जो दर है, अपराध की दर है, उस मामले में टॉप पर है। देश के सभी शीर्ष मेट्रोपॉलिटन सिटीज में के मुकाबले दिल्ली में कानून व्यवस्था सबसे खराब है। तो आइए इसके राजनीतिक पहलू पर बातचीत करने के लिए हम अपने पैनल को खोलते हैं और आग्रह करते हैं, सबको अपनी स्क्रीन पर लाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय कुमार सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम इंडिया और संदेश के साझा प्लेटफॉर्म पर। और संजय हरिशंकर जोशी जी, आपका अभिवादन क्या करना, आप मेरा अभिवादन कर लें। और आप तमाम आपका और संजय जी का मैं अभिवादन करता हूं, और आपके साथ में अपना भी अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने आप को नमस्कार और प्रणाम कहता हूं और पूरे इंडिया को प्रणाम बोलता हूं। हमारे साथ चैट बॉक्स में जो साथी जुड़े हुए हैं और जो नेपथ्य में हैं उनको भी मैं प्रणाम कहता हूं। सर, तो सबसे पहले मैं जोशी जी आपके पास ही आता हूं। थोड़ा सा मैंने प्रस्तावना रखी है तो दूसरी प्रस्तावना भी थोड़ी होनी चाहिए, अन्यथा लगेगा कि मैं अन्याय कर रहा हूं आपके साथ। तो हरिशंकर जोशी नहीं, देखिए ऐसा है, मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले संजय जी के पास आए और मैं फिर बीच बीच में बोलता रहूंगा। और ये भी सुना दें जरा, अमित शाह पर किस तरह का हमला बोला है, एक बार वो क्लिप जरूर दिखा दें
चर्चा करने से बिल्कुल पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। जो हमले का जो टोन है, बातचीत शुरू करने से अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमले का टोन रखा है, हालांकि मैंने न्याय करने की कोशिश की है, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल थोड़े हो सकता हूं। अरविंद केजरीवाल जी का टोन सुनिए जी। मैं एक क्लिप लाता हूं। हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाए और दिल्ली को सुरक्षित रखा जाए, ये सीधे सीधे अमित शाह जी की जिम्मेदारी है। पिछले 10 साल से धीरे धीरे करते करते और अब पिछले कुछ सालों में तेजी से दिल्ली की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। और ख़ास तौर से 2019 में जब से अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से दिल्ली की व्यवस्था और ज़्यादा खराब होती जा रही है। चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर? अमित शाह कर क्या रहे हैं? कहाँ है अमित शाह? पूरी दिल्ली को उन्होंने गैंग वॉर के ऊपर गैंग्स को सौंप दिया, जैसे कि पूरी दिल्ली अब गैंग्स चला रहे हैं। इन्होंने दिल्ली का बुरा हाल करके रख दिया, इनसे दिल्ली संभल नहीं रही है। तो अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जीरो टॉलरेंस के खोखले भाषणों से काम नहीं चलेगा। जब दिल्ली को सुरक्षा की जरूरत थी, तब अमित शाह जी राजनीति कर रहे थे। जब दिल्ली के व्यापारियों को सुरक्षा की जरूरत थी, तब अमित शाह जी खोखले वादे कर रहे थे। और जब हमारी दिल्ली की माएँ गैंग वॉर में अपने बच्चों को खो रही थी, तो अमित शाह जी जाके चुनावी रैलियां अटेंड कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह जी, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? कितनी और मौत के बाद आप जागोगे? कितने और व्यापारी दिल्ली छोड़ के जाएंगे जिसके बाद आपकी नींद खुलेगी? अब दिल्ली की जनता सुरक्षा के लिए किसके पास जाए? या तो आप जाग जाओ, या दिल्ली की जनता को फिर कुछ करना पड़ेगा आपको जगाने के लिए। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। संजय जी, हम बहुत व्याख्या नहीं करना चाहते, आपके मुंह से व्याख्या सुनना चाहते हैं। हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी जब व्यापारी को जरूरत थी, जब कारोबारी को जरूरत थी, जब दिल्ली के लोगों को जरूरत थी। वो अपनी प्राथमिकता में कहीं दिल्ली वालों को रख ही नहीं रहे थे। ये गंभीर आरोप देश के केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली के शासक प्रशासक समझ लीजिए अमित शाह पर। जी अमित शाह की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली नहीं है, पूरा देश है। और वो देश के गृह मंत्री हैं, तो पूरे देश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है। और वो सीमा सुरक्षा बल से जो घुसपैठिए बंगाल होते हुए झारखंड में चले आ रहे थे, लेकिन सर एक लाइन जब आप बोलते हैं कि अमित शाह की जिम्मेदारी सिर्फ दिल्ली नहीं है, तो हमें बोलना, ध्यान दिलाना जरूरी कि अमित शाह की जिम्मेदारी दिल्ली तो है ही, इसके अलावा देश में दिल्ली तो और किसी की जिम्मेदारी ही नहीं है। मैं आ रहा हूं उसी पे। चूंकि अमित शाह की जिम्मेदारी पूरे देश की है, और उसमें वो सीमा सुरक्षा बल भी है जो सीमा देखता है, और जिसके बाद नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं ऐन चुनाव के समय कि घुसपैठिए झारखंड में घुस आए हैं और 5 साल क्या कर रहे थे वो सो पता नहीं है। तो वैसी स्थिति में अमित शाह के जो बॉस हैं, जिन्होंने अमित शाह को गृह मंत्री बनाया है, जिम्मेदारी और सवाल तो उनसे होने चाहिए। फिर भी चूंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं और उनको पूरा देश देखना है, तो मैं कहूंगा कि अमित शाह को कम से कम दिल्ली के लिए तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि उनको कम से कम राजधानी में ये नहीं सुनना पड़ता। बाकी जगह तो छोटा सा प्रश्न लेते चलते हैं, मजा आएगा। छोटे छोटे प्रश्न हम आपसे कर रहे हैं कि आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए बगैर ये एक तरह से कहा कि शाह को बिठाया तो नरेंद्र मोदी ने है, तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी नरेंद्र मोदी पर न बोल के सीधे अमित शाह पर बोल रहे हैं, तो इसमें कुछ राजनीति है या कि ये वस्तुनिष्ठ बात है? जिम्मेदार गृह मंत्री तुम हो, गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली है, तो हम तुमसे पूछेंगे, ये वाला टोन है? या कि राजनीति में नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करने की कोई सियासत भी है? इसको भी थोड़ा खोलिए। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मान रहा हूं या समझ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने वहां चोट की है जहां असर होगा। नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत बड़े नेता हैं, 56 इंची से लेकर सब कुछ उनमें खासियत है, लेकिन उन्होंने देश को दिया क्या? एक पूर्व तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया,
अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते, 5 साल निकल गए उनके गृह मंत्री रहते हुए और उनको दोबारा 2024 में जीतने के बाद दोबारा गृह मंत्री बनाया गया, तो पहले तो आपको मिला ही एक पूर्वोत्तर उपहार। 140 करोड़ की आबादी में अगर आपको किसी को गृह मंत्री बनाना था तो आपने अमित शाह को चुना, ठीक है, वो आपका निर्णय है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, वो आपका विवेक। लेकिन 5 साल उनका काम देखने के बाद आपने उनको फिर से जब बनाया है, तो अरविंद केजरीवाल का ये सवाल सिर्फ अमित शाह से नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि चोट तो वहीं की जाएगी जहां असर होगा, इसलिए वो अमित शाह से सवाल है। रही बात कि काम एक आदमी नहीं करता है, वो तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है। और गृह मंत्री के स्तर पे गृह मंत्री को सड़क पे खड़ा होकर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं देखनी है, उनको तो सिर्फ मैनेज करना है। ठीक वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री को करना था, तो प्रधानमंत्री ने अगर गृह मंत्री अमित शाह को बनाया है तो पहली जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की है कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को क्यों बनाया, और वो ये देख रहे हैं कि अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए क्या हो रहा है। तो उसमें जो हो रहा है वो बाकी देश का तो कोई बताएगा नहीं, या वो बताएगा तो वो सुना नहीं जाएगा, अखबारों में छपेगा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलते हैं, बोल सकते हैं, और वो सुना जाता है, इसलिए हम लोग ये सुन पाए और जान पाए। और उनके सवाल पर हम लोग आज ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, बाकी तो किसी की सुनी ही नहीं जाती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का सवाल बहुत सही है और निशाने पे है। और जैसा कि बीजेपी की चाल है या बीजेपी की रणनीति है, वो जवाब नहीं देंगे और कुछ आगे इसमें होना नहीं है, लेकिन तीर निशाने पे है और जनता समझेगी कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के समय चुनावी तैयारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और अच्छी रणनीति है। जी जी, मैं जोशी जी अब आपके पास सवाल लेकर आता हूँ। हरिशंकर जोशी जी, क्राइम के मामले में दिल्ली के आंकड़ों को सामने रख करके बात करना, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली के आंकड़ों को रख करके बात कर रहे हैं, क्राइम पर चिंतित हैं, और आप ये समझिए कि इससे कहीं ना कहीं वो सवाल भी पैदा होता है कि हम मुख्यमंत्री होकर के भी लाचार हैं, हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है और ये कानून व्यवस्था संभाल अमित शाह नहीं सकते। ये बात साबित हो चुकी है बीते 5 साल में। तो क्यों नहीं दिल्ली की कानून की व्यवस्था का जिम्मा भी प्रदेश की सरकार को सौंपा जाए? जी, क्या कहते हैं आप? जी जी सर, देखिए ऐसा है कि प्रदेश की ये मुद्दा लगातार उठता रहा है कि प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार को, केजरीवाल सरकार को, दिल्ली की सरकार को ये मुद्दा सौंपा जाए कानून व्यवस्था का। लेकिन चूंकि दिल्ली कैपिटल है, राजधानी है, और उसमें बहुत सारे सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए मसले हैं, ये कहकर इस बहाने ये टाल दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो केजरीवाल हैंडल ही नहीं कर सकते। और केजरीवाल क्या, वहां पर तो एलजी का शासन चल रहा है, अगर देखा जाए तो बहुत नीतिगत फैसले लेने की स्थिति में है नहीं। और केजरीवाल जो आज उन्होंने कहा है कि किस तरह से जंगल राज हो गया है, वो बहुत विचारणीय प्रश्न है। उन्होंने गलत नहीं कहा है, उन्होंने सीधा सटीक निशाना मारा है। लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण मिला है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को सरकार का संरक्षण है। सवाल उठा रहे हैं गृह मंत्री पर, सीधे अमित शाह पर यह सवाल उठता है। अगर वो कहते हैं सरकार का संरक्षण लॉरेंस बिश्नोई को है, तो वो कहां है? वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ओपन गैंगवार हो रहे हैं, फिरौती की कॉल आ रही है, ओपन शूटअप हो रहे हैं, रेप और मर्डर भी हो रहे हैं। तो दिल्ली की सड़कों पर फोन लेकर चलना मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से, और उन्होंने जिस तरह जिम ओनर की जो हत्या हुई थी अभी पिछले दिनों दिल्ली में, शायद ग्रेटर कैलाश में, उसकी घटना का भी जिक्र किया है। म्यूजिक कंपोजर है, उनसे फिरौती मांगने का भी जिक्र किया है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार पर सीधा हमला बोला है, और सीधा हमला अमित शाह पर बोला है। या अमित शाह पर बोला गया हमला बीजेपी पर बोला गया हमला है। और विधानसभा के मंच का उन्होंने प्रयोग किया है, इसके लिए इस्तेमाल किया है। और ये निश्चित तौर पर
मैं मानता हूं कि ये चुनावी बिगुल बजा दिया है उन्होंने, और अपना बिल्कुल एजेंडा साफ कर दिया है कि वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। केजरीवाल एक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर निश्चित तौर पर घेरेंगे आने वाले समय में, और ज्यादा घेरेंगे। जी प्रेम जी। जी, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है उसमें मैं चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की वो बाइट पहले चला दूं जिसका आपने जिक्र किया कि किस तरह की कानून व्यवस्था है, लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे। तो एक बाइट मैं सुनाना चाहता हूं, फिर मैं एक और सवाल के साथ आऊंगा। जी जी को बताना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई को क्या भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम संरक्षण दे रखा है। वो केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर वहां से पूरे अपना सारा काम चला रहा है साबरमती जेल से। कैसे चला रहा है वो? उसको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है साबरमती की जेल के अंदर? दिल्ली के अंदर वो कर रहा है, कनाडा के अंदर कर रहा है, अमेरिका के अंदर कर रहा है, पूरी दुनिया के अंदर वो अपना कारोबार चला रहा है। कैसे चला रहा है वो? क्या उसे बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है? बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी के संरक्षण में लॉरेंस बिश्नोई गैंग चल रहा है? संजय जी, आप इस सवाल को देखिए, एक देशव्यापी सवाल बना दिया उन्होंने, और देशव्यापी सवाल बनाया नहीं बल्कि बना हुआ है। जिस तरीके से मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चल रहा है, जिस तरीके से कनाडा में चल रहा है, जिस तरीके से नेटवर्किंग के खुलासे हो रहे हैं, और साबरमती जेल में वो एक अपराधी को ले जाया जाता है ताकि उसको समाज से दूर रख सके, लेकिन यहां तो ऐसे ले जाए गए जैसे प्रोटेक्शन हो गया एक तरह से, कि खुद मुंबई की पुलिस पूछ भी नहीं पा रही है लॉरेंस बिश्नोई को। तो ये प्रोटेक्शन जो है, क्या उसी वजह से ये सवाल पूछे जा रहे हैं संजय जी? मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई का मामला बहुत बड़ा है और गंभीर है। तो वो तो पॉलिटिकल मामला है और उनकी राजनीति है। मैं कह रहा हूं कि आम आदमी को सामान्य सुविधा देना तो बहुत सामान्य बात है, और उसमें तो कुछ लगना भी नहीं है। होम मिनिस्टर को, दिल्ली पुलिस के चीफ को कहना है कि मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी को परेशान नहीं किया जाए, उसका कोई मामला आए तो एफआईआर लिख ली जाए, उस पर तुरंत कार्रवाई हो, और तुरंत जनता को बताया जाए कि ये शिकायत आई थी, हमने ये कार्रवाई की है। अगर इतना भर किए होते तो लॉरेंस बिश्नोई का मामला कोई ध्यान भी नहीं देता, भले वो बहुत बड़ा मामला है। आम आदमी अगर सुरक्षित रहेगा और उसको उसकी सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो अरविंद केजरीवाल को भी परेशान होने की जरूरत नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बड़े मामले किए हैं, और उससे संभव है कि उसने बहुत ज्यादा पैसा दिया होगा, लेकिन आम आदमी उससे परेशान नहीं होता। वो कानून व्यवस्था का मामला है और वो उनकी राजनीति है। अगर उसको हम एक सेकंड के लिए परे भी रख दें, तो अगर कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती, आम आदमी सड़क पर सुविधा से चल सकता, जिसकी जो शिकायत थी उस पर कार्रवाई हुई होती, तो अरविंद केजरीवाल इस तेवर में इस बात को या इसको मुद्दा नहीं बना पाते। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक महिला ने शिकायत की कि वो 3 व्हीलर से जा रही थी और मोटरसाइकिल से आए गुंडों ने चलते 3 व्हीलर से उसका बैग छीन लिया। उसके बैग में जो भी सामान था, उसमें उसके मोबाइल फोन का हेडफोन भी था, जो उससे पेयर किया हुआ था मोबाइल से, इसलिए उसका लोकेशन मिल रहा था। वो पुलिस में गई शिकायत करने के लिए कि जो मेरा बैग छीना है उसका ये रहा लोकेशन। वो लोकेशन गाजियाबाद का था, और दिल्ली पुलिस ने उस महिला को प्लेन सादे कपड़ों में पुलिस वालों के साथ उस ठिकाने पे भेज दिया, और जो पुलिस गई उसने स्थानीय पुलिस से संपर्क किए बगैर वहां कार्रवाई की, और जो लोग गए थे वो फंस गए। नतीजा ये हुआ। संजय सर, आपको या जेपी नड्डा जी की कार भी तो उत्तर प्रदेश में ही मिली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आम आदमी की आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो जाहिर है कि बड़े मामले होंगे। तो अगर और लेकिन शिकायत तो आम आदमी ही करता है, और उसी के लिए उसी को एड्रेस करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वोट वहां है, और अमित शाह अपनी राजनीति कर रहे हैं क्योंकि वहां पैसा है। तो दोनों लोग अलग अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, और दोनों में न आम आदमी का भला हो रहा है, न पैसे वालों का भला हो रहा है, न गुंडे अपना काम ठीक, न गुंडे कंट्रोल में आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है मूलतः। और पुलिस की हालत जो मैं बता रहा था उस मामले में,
कि पुलिस, अगर दिल्ली की पुलिस गाजियाबाद में जाएगी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए, तो प्लेन क्लॉथ में बिना लोकल पुलिस के हेल्प के जाएगी तो फंस सकती है, और वो फंस गई और वो सामान बरामद नहीं हुआ। लोकेशन होने के बावजूद पुलिस जाने में जितनी देर लगाई और जितना परेशान किया वो अपनी जगह है। और मुझे अभी तक पता नहीं है, कायदे से ये बहुत मामला फैल गया था और शिकायत हुई थी, अगर बरामद हो गया था तो पुलिस का एक काम था कि वो ये प्रचारित करती कि हाँ ये शिकायत आई थी, हमने ये कार्रवाई की, बरामद हो गया, शिकायतकर्ता संतुष्ट है, तो इससे एक छवि बनती। लेकिन पुलिस को या अमित शाह को या भाजपा को उसकी भी चिंता नहीं है और वो भी नहीं करते हैं। तो बिश्नोई तो बहुत बड़ा मामला है, जहां ये जरा सा में काम करके और प्रचार पा सकते थे, उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं है या उसकी वो जरूरत नहीं समझते हैं। जाहिर है वो इसलिए नहीं समझते हैं कि वो 7 की 7, 8 की 8 सीटें या पूरा एनसीआर अगर बीजेपी जीत रही है तो उनको क्या करना है, तो वो तो जनता को देखना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपना काम ठीक कर रहे हैं। जी, अरविंद केजरीवाल अपना काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं जोशी जी आपके पास आना चाहता हूं ये सवाल लेकर के कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अगर अमित शाह पर हमला कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी संसद में नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। ये कोई आपस में रजामंदी है क्या? कैसे देखते हैं आप? म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट अपने आप को कर लेंगे, कैसे चलेगा देश? यहाँ तो दुनिया आपको म्यूट करने के लिए बैठी है, आप खुद म्यूट कर रहे हैं। जी जी, चलिए, संजय जी के चेहरे पर हंसी आई, मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वैसे संजय जी बहुत महीन चुटकियां लेते हैं, कभी कभी, आजकल कम लेते हैं। प्रेम जी देखिए, राहुल गांधी जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं। आप कहें कि दोनों मिलजुल कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं, तो ये भी संभव है, या नूरा कुश्ती ना हो और काम मतलब एक ही है, क्योंकि दोनों के टारगेट पर मोदी हैं। बीजेपी की सरकार है, केंद्र की सरकार है, अमित शाह है, ये पूरा की पूरा सिस्टम इन दोनों के निशाने पर है। अब ये इनकी मजबूरी है। अरविंद केजरीवाल विधानसभा में है और वो विधानसभा में रहकर बोल सकते हैं, उन पर कोई मुकदमा होने का भी कोई खतरा नहीं है, सेफ है वो वहां पर, और वो बड़ा खुलकर बोल रहे हैं इस बात को। और उन्होंने जिस तरह से अमित शाह को आज निशाना पर लिया है, जिस तरह से बीजेपी की सरकार को, एलजी को, इनको निशाने पर लिया है सबको, वो बहुत साफ करता है कि उनके निशाने पर राहुल गांधी नहीं है, उनके निशाने पर केजरीवाल के निशाने पर कांग्रेस भी नहीं है, केजरीवाल के निशाने पर सीधे मोदी हैं। और ये उनकी नीति भी है। देखिए, अगर केजरीवाल को समझना है तो आप समझिए उस घटना से जब वो मोदी के खिलाफ बनारस में चुनाव लड़ने चले गए थे, तो यानी टारगेट उस व्यक्ति को करो जो सबसे बड़ी चुनौती है। तो उन्होंने टारगेट जो वो हमेशा कभी टारगेट नहीं करते, कांग्रेस को वो टारगेट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कांग्रेस ने बहुत इंप्रूव किया है दिल्ली में, और उनको अंदर की स्थिति भी मालूम होगी कि कांग्रेस वहां पर अगर ज्यादा बढ़ती है और सीटें जीत जाती है तो उनको कोई नुकसान नहीं है। वो ये मानकर चलते हैं कि बीजेपी के साथ कांग्रेस नहीं जाएगी, सारी पार्टियां जा सकती हैं, कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है। ये एक स्पष्ट है। कोई भी पार्टी बीजेपी से समझौता कर चुकी है, करके आई है, लौटी है, लेकिन वो कांग्रेस ने कभी बीजेपी के साथ जाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। जोशी जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आ रहे हैं इस चर्चा में कि अरविंद केजरीवाल जी को भी यह पता है कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती। तो कांग्रेस अकेली अगर चुनाव लड़ती है, इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी, और ये प्रैक्टिस देश में चल रहा है कि स्टेट में अलग रुख होता है, तो अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि इससे उनका अपना फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा? मैं यही कहने जा रहा था आगे कि उनको क्या लगता है। उनको ये लगता है कि अगर हमें कुछ विधायकों की जरूरत पड़ी और कांग्रेस के पास इतने विधायक आए तो कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को समर्थन नहीं करेगी
वो निश्चित तौर पर बीजेपी को किसी भी हालत में उसकी सरकार बनते नहीं देखना चाहेगी। और ये जो चीजें हैं ये लगातार आप देखेंगे कि ये जो चल रहा है इस वक्त वो बहुत साफ है कि केजरीवाल को मालूम है कि उनकी सरकार तभी बनेगी, या अकेले इतने विधायक नहीं ला पाए तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी ही, चाहे वो बाहर से समर्थन दे चाहे भीतर से समर्थन दे। ये बात वो जानते हैं क्योंकि तीसरा कोई प्लेयर नहीं है। आपने बहुत अच्छे मुकाम पर बड़ा उपयोगी पॉइंट लेकर के आप अभी चर्चा को ले आए हैं। उस पॉइंट पर मैं थोड़ा हमारे साथ स्वागत कर लूं। मैं अजय सर जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने दर्शकों के बीच, और उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाता हूं कि अजय जी क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जबरदस्त तरीके से अमित शाह पर हमला बोला है और राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, और कांग्रेस और इंडिया सब मिलकर के। तो इस चुनाव में क्या एक स्ट्रेटेजी है कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़े, और इन पास्ट अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ी थी तो कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली थी। तो ऐसी अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो कांग्रेस के पास कुछ आंकड़े अगर हुए तो वो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को मदद करेगी सरकार बनाने में, अगर बीजेपी के सामने एक नई वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति हो। यानी ये जो राजनीति है, क्योंकि किसी भी सरकार का चौथी बार जीतना कोई आसान काम नहीं होगा, इस बात को अरविंद केजरीवाल जी भी समझ रहे हैं। और थोड़े बहुत भी अगर बहुमत कम रह जाता है तो ऐसे में कांग्रेस उनके साथ रह सकती है, ये एक रणनीति भी हो सकती है। या फिर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि नहीं, हम अकेले अपने दम पर सरकार बना लेंगे और हम अकेले लड़ना चाहिए। क्या आपकी समझ क्या है इस पूरी राजनीति में? देखिए, मैं बहुत एक बात बताऊं कि मैं एक शब्द में कहूं कि अरविंद केजरीवाल भरोसे वाले व्यक्ति, नेता नहीं है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति यह हो गई है कि उन्हें वही कांग्रेस चाहिए। सर, यहाँ आपकी पहली पंक्ति पर ही मैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए बोलता हूं कि ठीक है, अरविंद केजरीवाल भरोसे वाले नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो भरोसा वाला मिल जाता है। आपसे मैं वही आ रहा था, तो अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस मिल जाती है। मैं यही राजनीति जी यही बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो है, या उनका जो अपना पूरा मंडल है, वो कम से कम एक इस कंट्री के अंदर भरोसा रखता है, राहुल गांधी का चेहरा भरोसा रखता है। अब ऐसी स्थिति में यहां जब दिल्ली में चुनाव होता है, दिल्ली में जो वायदे पूरे नहीं हुए, जिस तरीके से तमाम बातें कही गई थी, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके तमाम सारे कारण मौजूद हैं, तमाम असफलताएं सामने खड़ी हैं। और ऐसा तो है नहीं कि तब पता नहीं था कि ये केंद्र शासित राज्य है और कि ये नहीं पता था कि क्या क्या आपके पास है और क्या नहीं है। सब कुछ लगभग क्लियर था, बावजूद इसके तमाम वायदे किए गए, पूरे नहीं हुए। आपको उदाहरण के लिए दे दें, जहां पर उनके पास सब कुछ करने का अख्तियार है, उस जगह यदि बात करें पंजाब में, जिस आरटीआई के बूते वो क्यों करें, अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए, पर सुन लीजिए, या तो कहिए मैं छोड़ दूं। नहीं, ऐसे थोड़े सा प्रश्न नहीं, तो फिर बात को सुन के कीजिएगा, मैं उसी पे आऊंगा। दिल्ली पर ही बात कर रहा हूं। पंजाब में जहां उनको पूर्ण सत्ता है, जिस आरटीआई के बूते उन्होंने दिल्ली में लड़ाई लड़ी थी, वही पंजाब में पहुंच के आरटीआई को एक प्रकार से हत्या कर देते हैं। वहां पर जो आरटीआई डालते हैं उन पे एफआईआर दर्ज करते हैं। वहां पर जो आरटीआई के लिए स्टाफ था उसे आधे से भी कम कर देते हैं। सर, आरटीआई लगा करके थोड़ा नरेंद्र मोदी जी के बारे में सूचना निकाल दीजिए, थोड़ा अमित शाह जी के बारे में सूचना निकाल दीजिए। अब बहुत आसान है,
ये मतलब ये बोलना, लेकिन आरटीआई को कमजोर किसने बनाया है? क्या अरविंद तो मैं केजरीवाल ने यही तो बनाया? कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं, जहां पे इन लोगों की सरकार है, यदि वो भी कमजोर करेंगे तो आप किसी से क्या उम्मीद करेंगे? नरेंद्र मोदी तो आरटीआई के बूते आए नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आए। आरटीआई को कह के नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, नरेंद्र मोदी ने तो दूसरी चीजों को लेके किया है। आरटीआई वो तो लेकर हिंदुत्व की कांग्रेस बात आई, करते हैं, वो तो हिंदुत्व आरटीआई की की बात बात करते होगी। हैं, वो बात करते हैं उसकी, जो उनका अपना एजेंडा है, वो तो उस पे वोट मांगते हैं। वो तो सरेआम कहते रहे उनके नेता कि हमें नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट, तो क्या आप मुसलमानों को निकाल देंगे? तो सीधी सी बात है, हम नरेंद्र मोदी से तुलना नहीं कर सकते। हम उसी व्यक्ति से वो सवाल करेंगे जिस व्यक्ति ने जो कहा था। नरेंद्र मोदी से हम ये सवाल करते हैं कि आप हिंदुत्व हिंदुत्व चिल्लाते हैं, बांग्लादेश में हिंदू एक मारे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं? क्यों नहीं स्ट्रांगली एक्शन ले रहे हैं? सवाल यहां खड़ा है। यहाँ सर तो थोड़ा सा सवाल सुनिए, बीच बीच में टोकिए मत, पूरी बात कंप्लीट होने लिए फिर आप चाहे जो सवाल बदल जा रहा है ना, तो हम कोई दूसरे बदल विषय नहीं पर रहा है, बात करेंगे। कोई बदल नहीं रहा है। आपने डायरेक्शन बदला है मोदी की बात करके। मैं आ रहा था जिस भी बात पे, इसी तरीके से जहां आज पर देखिए दिल्ली हमारा में है, विषय, आज दिल्ली हमारा में विषय, रोजगार दिया हमारा नहीं गया, विषय, सब विषय की ओर नौकरी ध्यान दी दें। नहीं गई दिल्ली में। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो राज्य स्तर पर प्रयास करने थे, वो कोई किए नहीं गए। दिल्ली में यमुना की सफाई पर काम करना था, वो किया नहीं गया। दिल्ली में प्रदूषण 2015 पहले क्यों नहीं था? तो सर इतनी आज का प्रदूषित, मुद्दा दुनिया तो की समझ सबसे लीजिए। प्रदूषित राजधानी बना दिया गया। दिल्ली के इतिहास में पहली बार पानी में, जो सड़कों पर पानी भरने से डूब डूब के लोग मर रहे हैं, दिल्ली की यह स्थिति कर दी है कि दिल्ली में बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता है, और आरटीआई वहां भी खत्म है। तो सर ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारे मुद्दे हैं। ऐसी सर स्थिति में मैं ये कह रहा हूं कि आज हमारा मुद्दा तो समझ लीजिए। मुद्दा आज का है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह पर को जिस तरीके से घेरा है कि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की जो है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमते रहते हैं। न कारोबारियों को सुरक्षा है, न दूसरे महिलाओं को सुरक्षा है, न राह पर चलने वाले लोगों को सुरक्षा। आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा था ना सुरक्षा के लिए व्यवस्था में भी वही पूरे करेंगे। दिल्ली। अरे आप सुनिए, मैं आपसे ज्यादा कानून जानता हूं। एक मिनट प्रेम जी, कानून आपसे ज्यादा जानता हूं, वकील हूं। बात तो कानून जानने की नहीं है। मैं सुन लीजिए, फिर आप किसके बोल रहे हैं, पास पहले है कानून आप व्यवस्था? बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप यदि उस तरह से बात करेंगे जैसे गोदी मीडिया करता है तो आप करिए, फिर मुझे नहीं रहना है। ठीक है, ओके बाय। मुझे आप खारिज कर रहे हैं ना, आप ये तरीका ही नहीं है ना। अब विषय से हट करके कुछ भी बोलते रहेंगे, अपने मन में जो सोच के आएंगे वही बोलेंगे। विषय है ना। अगर हम अरविंद केजरीवाल की सरकार की समीक्षा कर रहे होंगे तो तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन हम सरकार की समीक्षा कर ही नहीं रहे हैं। हम तो एक आज के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में तो आप 1 घंटा को एक व्यक्ति बोलता रहे, ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे दर्शक जरूर मुझे समझ रहे होंगे, लेकिन मैं विषय पर लाना चाहता था। कानून और कानून व्यवस्था में बहुत फर्क होता है। कानून के विद्वान हैं अजय शुक्ला जी, इसमें कोई संदेह नहीं, बड़े संपादक हैं देश के, रहे हैं। लेकिन कानून वो हमसे ज्यादा भी जानते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था और कानून में बहुत फर्क होता है। हम कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मैं संजय जी आपके पास आना चाहता हूं फिर से एक बार, कि ये जो जहां बात शुरू हुई थी, जहां हम ले जाना चाह रहे थे बात को, कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसको लेकर के सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो पावर है वो है ही नहीं, तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। तो सारी कानून व्यवस्था के लिए सवाल तो गृह मंत्रालय और एलजी से पूछे जाएंगे। और ये सच है कि 2019 के बाद से, और जब से ये एलजी आए हैं तब से ये कानून की व्यवस्था खराब और खराब होती चली गई है। जी, कानून व्यवस्था की हालत देश की राजधानी में, जब भाजपा ने पूरे देश में कांग्रेस की जो व्यवस्था थी या कांग्रेस की सरकार जो दे रही थी, उससे सब कुछ बदल देने का और सब कुछ नया लाने का वादा किया था।
और भ्रष्टाचार तो दूर करना ही था। तो उसमें बीजेपी से अपेक्षाएं भी ज्यादा है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पहले, मेरे पास आंकड़े नहीं है, मैं आंकड़ों के आधार पर बात नहीं करना चाहता, मैं एक आम आदमी की शिकायत और उस पर पुलिस की प्रतिक्रिया, और दूसरा ये कि पुलिस पर आम आदमी का सामान्य भरोसा कितना है उसकी बात करता हूं। तो वो जो एक एग्जांपल मैंने दिया कि अगर दिल्ली शहर में दिन दहाड़े 3 व्हीलर पे जा रही किसी महिला का मोटरसाइकिल पे चल के कोई बैग छीन लेता है, तो ये अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि किसी को पुलिस कानून व्यवस्था का डर नहीं। और उसके शिकायत करने के बाद, शिकायत तो उसकी नहीं लिखी गई, उस पर तो कार्रवाई हुई ही नहीं। शिकायत करने के बाद जब उसने वीडियो जारी किया, शिकायत के बाद पर जो कार्रवाई की उसका उसने वीडियो जारी किया, और जब उसमें यह बताया गया कि पुलिस को ऐसे ऐसे भेज दिया गया, जो जाहिर है गलत है। अब आमतौर पे किसी गांव देहात में अगर पुलिस का सिपाही डंडा लेकर के शिकायतकर्ता से कहता है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम तुम्हारी ही मोटरसाइकिल से चलेंगे, तो बात समझ में आती है। लेकिन दिल्ली में तो ये नहीं होना चाहिए ना। इतना भर तो बीजेपी को 10 साल में कर देना चाहिए था। और तब जब दिल्ली राज्य नहीं है और बीजेपी ही कहती थी कि दिल्ली को राज्य बनाना है, और अब बीजेपी ही कहती है कि दिल्ली को राज्य नहीं बनाया जा सकता है या नहीं बना रही है, तो देश की राजधानी में इतनी व्यवस्था तो पुलिस के पास होनी ही चाहिए कि कोई शिकायतकर्ता को, पुलिस वाले को ये ना कहना पड़े कि हम तुम्हारे ही साधन से जाएंगे और एक सिपाही जाए, वो भी वर्दी में ना हो, और अगर तब भी जाए तो लोकल पुलिस की हेल्प ना ले। वो क्या क्रांति करने गया था कि लोकल पुलिस की हेल्प नहीं ले रहा था? वो तो ईडी और सीबीआई वाले करते हैं। एक सामान्य अपराध का मामला था और लोकेशन उसका मिल रहा था, तो बहुत सामान्य सा तरीका था कि एक सिपाही अगर यहाँ से गया था, अगर पूरी टीम नहीं थी, और वैसे भी तरीका यही है कि आप लोकल पुलिस की हेल्प से लेंगे। तो अगर दिल्ली पुलिस इस ढंग से काम कर रही है तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? रोज जो घटनाएं हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि पुलिस का डर ही नहीं है। और पुलिस का डर इसलिए नहीं है कि वो अमित शाह को तो देखना नहीं है, वो तो पुलिस चीफ को देखना है। और पुलिस चीफ इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो अमित शाह के दूसरे आदेश के पालन में लगे हुए हैं, वो आम आदमी की सेवा में ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री हैं और वो दिल्ली में 2 पुलिस चीफ भले ना रख सके, लेकिन नंबर 2 से अपना काम करवाएं, नंबर 1 को जनता का काम करने दें। तो इतना भी अगर वो कर रहे होते तो व्यवस्था दिखाई देती कि कुछ उन्होंने किया है। लेकिन दिल्ली में जो था वो बेहतर कतई नहीं हुआ है और लगातार खराब हुआ है, और उसको ठीक करने की, और जैसे मैंने कहा कि 2-4 काम करके आप प्रचार करते कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। बिश्नोई गैंग से जो दिक्कत है, उसकी जो खबरें छपी, उससे जो बदनामी हुई, उसको कंपनसेट करने की भी चिंता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सही समय पे सही जगह पे चोट की है। और चूंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी को बहुत सीटें भारी सफलता मिली है, और इसलिए उम्मीद की जाती है कि जनता इन चीजों से समझेगी। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसी ही राजनीति करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी के हित की करते हैं, इसलिए उन्होंने इसे मुद्दा बनाया है, जो मुझे लगता है कि सही है और इसका असर होगा, दिखाई देना चाहिए। जी जी, संजय जी कह रहे हैं इसका असर होगा। मैं प्रेम जी आपके पास आता हूं। आप थोड़ा मुझे लगता है नाराजगी में हैं, और मैं कहूंगा कि आप नॉर्मल हो जाएं। और देखिए, आपसे मैं एक सवाल लेना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो सभी सीटों पर दिल्ली की लड़ेगी, और कांग्रेस की एक यात्रा चल रही है, और बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए, साथी हैं। कोई कह रहा है कि वो 0 से 1 सीट की दावेदार है, लेकिन मतलब किस आधार पर है? दिल्ली में वो वोट कटवा है कांग्रेस, ये भी कह रहे हैं, मतलब वो अरविंद केजरीवाल के वोट काटेगी, उसी के वोट लेगी। अरविंद केजरीवाल ने किसका वोट काटा था? और वो भी तो सारे वोट कांग्रेस के ही थे उस जमाने में, जो अरविंद केजरीवाल अपने पास लेकर आए थे, और बड़ी होशियारी से लेकर आए थे। तो ये जो लड़ाई है, क्या दिल्ली की लड़ाई ये ट्रायंगल होने जा रही है क्या? इसको, राजनीति को बहुत समझना पड़ेगा। मैं अपनी समझ बताता हूं, आप सब सहमत हो तो हामी भरिएगा, नहीं तो अपनी बात रखेंगे।
कि दिल्ली में एक साथ लोकसभा के चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़े। नतीजा क्या था? पिछले बार भी 7 सीट बीजेपी ले गई थी जब अलग अलग लड़े थे, उस समय कांग्रेस बहुत कमजोर थी, लेकिन इस बार मिलकर लड़ी, फिर भी नतीजा वही था। अब यहां से दोनों पार्टियों ने सबक लिया। वो सबक क्या है? वो सबक है कि आम आदमी पार्टी के अपोजिशन का स्पेस फ्री हैंड बीजेपी को क्यों दिया जाए। समझ रहे हैं बात? समझिए कि आम आदमी पार्टी के, जो कि इंडिया गठबंधन का पार्ट है, कांग्रेस का साझेदार है राष्ट्रीय स्तर पर, उस आम आदमी पार्टी के साथ अगर मिलकर कांग्रेस लड़ती है तो पूरा सरकार की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सारा उठकर बीजेपी के पास जमा हो जाती है, बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता है। तो ये अंदर खाने वर्कआउट करने के बाद कांग्रेस चुनाव में उतरी है। अब इसको कोई माने या ना माने, लेकिन मैं अपनी बात समझ रख रहा हूं। तो उसके तहत जब कांग्रेस मैदान में उतरेगी, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस में एक चुंबकत्व आया है दो यात्राओं के बाद, और अब जब वोट यात्रा निकालेगी कांग्रेस, या फिर दिल्ली में भी यात्रा जो कांग्रेस ने निकाली है, तो पहले तो ये यात्रा निकालने की हिम्मत कांग्रेस की दिल्ली में नहीं थी, आज है, आज वो निकाल रही है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस ने अपने पुराने वोट बैंक को हासिल करना शुरू किया है। इससे डर किसको है? इससे डर केजरीवाल को नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पता है कि हम तो इंडिया गठबंधन में हैं ही, कांग्रेस 2-4 सीट जीत भी जाए, 10 सीट जीत भी जाए, कुछ तो उससे क्या होगा, हमको सरकार बनाने में मदद ही करेगी। डर बीजेपी को है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो गई तो बीजेपी का क्या, क्योंकि अपोजिशन का स्पेस लेगी कांग्रेस पार्टी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो इस राजनीति को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो बात बोल रहे हैं, जिस मोर्चे पर लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कम लड़ाई लड़ी है क्या केंद्र सरकार की के खिलाफ? आप समझिए जेल कौन गया? जेल तो अरविंद केजरीवाल गए, हेमंत सोरेन गए, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग गए, यही सारे लोग तो जेल गए। हाँ, कांग्रेस के लोग भी कम प्रताड़ित नहीं हुए, जगह जगह प्रताड़ित हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी तो एक उदाहरण बन गई है कि कितना सताया गया, और सबके सब जेल से बाहर। एक नया पैसा उनके घर से नहीं निकला होता तो क्या ये सरकार चल रही होती? अब पैसा निकलता है, विनोद तावड़े जब अपने सामने में पैसे बांट रहे होते हैं, वहां पर पैसा दिखता है, वहां पर कोई एजेंसी काम नहीं करती है। पैसा वहां देखिए पूरे महाराष्ट्र में बटा, सारी एजेंसियां सोई रही। तो एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है और इसको नकार नहीं सकता कोई। दूसरी तरफ यह है कि जो बात लोकतांत्रिक तरीके से के कानून व्यवस्था का जो सवाल उन्होंने उठाया, कानून व्यवस्था के सवाल पर यही सवाल कांग्रेस को भी अमित शाह से करना होगा कि दिल्ली क्यों नहीं सुरक्षित है, दिल्ली का अधिकार आपने छीना क्यों? भाई दिल्ली को तो हमने, शीला दीक्षित के समय में दिल्ली थी, उस समय दिल्ली ताकतवर थी, और आज जो दिल्ली है वो कमजोर है। ये कांग्रेस को भी कहना चाहिए और बीजेपी के खिलाफ अपनी बात को रखनी चाहिए। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है राजनीतिक रूप से, मैं राजनीतिक रूप से बहुत क्लैरिटी रखता हूं और उसके हिसाब से मैं अपनी बात रखता हूं। जी जोशी जी। शुक्रिया आपका सर, आपने कहा और आपने अपनी बात रखी और बड़ी संजीदगी के साथ रखी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि वो अकेला ऐसे व्यक्ति हैं, एक चना जो है भाड़ को अगर फोड़ सकता है तो वो चना अरविंद केजरीवाल है। ये बात उनके बारे में कही जाती है और वो बिल्कुल कब क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसके बारे में बहुत मुश्किल होता है अनुमान लगाना, वो किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये तय है कि उनकी लड़ाई निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ है, कांग्रेस की लड़ाई भी बीजेपी के साथ है, केजरीवाल के साथ उनकी लड़ाई नहीं है। भले ही केजरीवाल ने कई जगह कांग्रेस का नुकसान किया और लगातार नुकसान किया, ये बात सही है, लेकिन राजनीति में हर होता है। अगर कोई ये कह रहे हैं, हमारे सलीम खान जी कह रहे हैं कि साहब इनको कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए, या किसी और ने कहा है, तो ये कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए क्यों बीजेपी के लिए? फिर तो ये है कि कांग्रेस मंदिर में जाके बैठ जाए और लिख दे कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो तो भजन मंडली है और आज से हम मतलब बैठकर और भजन करेंगे।
क्या कहेंगे सर आप इस पर? बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बीजेपी को भी माने कांग्रेस को भी अपनी राजनीति करनी है और आम आदमी पार्टी को भी करनी है, और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी तिकोने मुकाबले होते रहे। वोट कटवा अलग चीज है, वोट कटवा पार्टी नहीं हुआ करती थी, ये सब तो 2014 के बाद से शुरू हुआ है। वोट कटवा उम्मीदवार होते थे जो जाति के आधार पर खड़े किए जाते थे जानबूझकर, ताकि वो जाति विशेष का वोट कट जाए। वो दिल्ली में वैसा नहीं होता है, और दिल्ली का मतदाता ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें समझेगा नहीं या समझ करके भी जाति के आधार पर वोट देगा। तो दिल्ली में वो हो नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात कि पार्टी वोट कटवा नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर इंडिया गठबंधन और अरविंद केजरीवाल में तालमेल है तो वो रहेगा। उस लिहाज से अभी बहुत जल्दी है चर्चा करना। क्या हम ये उम्मीद करें कि कांग्रेस आज घोषणा कर दे कि उसे चुनाव नहीं लड़ना है, या अरविंद केजरीवाल घोषणा कर दे कि उसे चुनाव नहीं लड़ना है कि उसने बहुत शासन कर लिया और उसके बाद इनकम्बेंसी फैक्टर है इसलिए वो कमजोर स्थिति में, इसलिए इस बार वो कांग्रेस के लिए छोड़ेगी? दोनों नहीं होने वाला है। तो अभी तो दोनों अपनी तैयारी करते हुए दिखेंगे ही दिख रहे हैं, बहुत सामान्य है। और अंततः क्या होगा, वो वही होगा जो आपसी सहमति से होता है, जैसे बंगाल में हुआ था। और बीजेपी वाले उसका गलत फायदा उठाएंगे और झूठ सच बोलकर प्रचार करके बदनाम करेंगे, ये उनकी रणनीति है, वो करते हैं। और अब तो सब लोग जान गया है, बीजेपी यही तो चाहती है कि लोग बटे और कटे, और वो उसने वहां सिंधे साहब को करके दिखा दिया। अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो कोई क्या करे, और अगर वो करती कुछ है और बोलती कुछ और है तो वो भी अलग चीज है। तो इसलिए हम लोगों को ये भ्रम नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और माने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है। वो चुनाव रहते ठीक हो जाएगा, सबको पता है, और सबका लक्ष्य क्लियर है कि देश को भाजपा से, आरएसएस से बचाना है। और कांग्रेस इतनी उदार है या उसके पास इतना बड़ा हृदय है कि वो इसमें अरविंद केजरीवाल का सहयोग भी लेने के लिए तैयार है, और अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ फायदा हो जाता है तो वो उसके लिए भी तैयार है। आप इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को दीजिए, राहुल गांधी को दीजिए, किसी को भी दीजिए, या उनकी मजबूरी बताइए, जैसे भी बताइए। कांग्रेस ने ये काम किया है कि बीजेपी को हराने के लिए जो जरूरी है वो करती रही है, अभी तक कर रही है, दिख रहा है। तो विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं करेगी, इस पर मुझे अभी कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि भाई 7 लड़के भी तो कोई सीट में फायदा नहीं हुआ, आप एक सीट नहीं जीत पाए, तो इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। और इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में नतीजे कुछ और आते हैं, विधानसभा चुनाव में नतीजे कुछ और आते हैं, तो जाहिर है वही वोटर अलग तरह से वोट देता है। तो जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं, वो ये सब चीज समझते हैं और इन बातों का ख्याल रखेंगे। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। अभी का ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन पर भरोसा नहीं किया जाए, और अभी बहुत जल्दबाजी होगी उस बारे में कुछ कहने में। हरी जी। जी हरी जी, आपके पास मैं एक सवाल लेकर आता हूं कि ये पूरी जो राजनीति है, राजनीति पर तो आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन दिल्ली जिस हालात में है, जो कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण चीज जो है दिल्ली से छीन लिया गया है, वो और राज्य को कमजोर किया गया, प्रशासन भी छीन लिया गया। आगे चल के कानून व्यवस्था तो था ही, प्रशासन भी छीन लिया गया। कितनी कानूनी लड़ाई लड़ी, 7 साल के संघर्ष के बाद में जीते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उलट दिया संसद में, सारे अधिकार छीन लिए। तो आज जवाब कौन देगा दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर के? जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की तो आईएएस भी सुनते नहीं है। जब पुलिस नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगा, तो कितना मुश्किल है काम करना। तो ये जो सवाल है, ये इसके आलोक में देखिए कि ठीक है, कांग्रेस का भी एक एंगल है कि कांग्रेस क्या करे। कांग्रेस आज दिल्ली में कम से कम सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं है भाई, अपनी दखल बनाएगी, अपनी ताकत मजबूत करेगी, यही उसकी स्थिति है। तो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों का ये साझा सवाल है कि दिल्ली असुरक्षित क्यों है। पूरी दिल्ली का ये सवाल है
इसलिए मैं इस तरह से इस बात को उठा रहा हूं। एक पार्टी के, दो पार्टी में लड़ाई का सवाल नहीं है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। दिल्ली की सुरक्षा कौन करेगा, यह सवाल है। जोशी जी म्यूट म्यूट है सर। कैसे म्यूट हो जा रहा है? निश्चित तौर पर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जिसे करनी है वो या तो एलजी उसके जिम्मेदार है या गृह मंत्रालय उसका सीधा सीधा जिम्मेदार है। अगर देखें तो गृह मंत्रालय अंततः गत्वा वही जिम्मेदार है, क्योंकि एलजी भी उन्हीं के अधीन है, वो भी बीजेपी सरकार अधीन नहीं है, तो एक तरीके से वो उनके धागे वहीं रहते हैं। तो आप जिस तरह से एलजी, गवर्नर, ये सब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो सब जानते हो। इवन चुनाव आयोग की भी आप नियुक्ति प्रक्रिया जानते हैं। हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि उनकी नियुक्ति प्रक्रियाओं को इस तरह कर दिया गया है कि वो सिवाय बीजेपी को स्वामी मानने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। प्रेम जी मैं जो हूं बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर, गुजरात की जेल में रहकर, ये कैसे संभव है कि वो इतना खतरनाक अपराधी वहां से फोन करता है, रंगदारी करता है, गिरोह चलाता है, या वो एक मिथक बना दिया गया है लॉरेंस बिश्नोई, और उसके आड़ में कोई और तीर चला रहा है। जैसे एक शिखंडी को सामने रखकर भीष्म पितामह का वध किया गया था महाराष्ट्र, वो महाभारत में, तो क्या कुछ ऐसा ही है क्या? भाई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूं कि ये भी संभावना हो सकती है। और दिल्ली में कानून व्यवस्था से पूरी दिल्ली परेशान है। उत्तर प्रदेश में पूरा उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था से परेशान है। जिस तरीके से अपराधों की गति बढ़ी है वो निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। अब दूसरी बात हम केजरीवाल की कहते हैं, तो केजरीवाल पर बहुत सारे निकम्मेपन के आरोप लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की भी कहानी है। अब जब पानी हरियाणा से रोक दिया जाएगा दिल्ली आने वाला, हरियाणा में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, और ये चीखते रहेंगे, तो फिर वो पानी जब यहां नहीं आएगा, तो पानी नहीं है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अरविंद केजरीवाल की। यहां पर है जिम्मेदारी, लेकिन उसके पीछे मंशा क्या है अरविंद केजरीवाल को? तो ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की टेक्निक है, वो इस तरह के काम करती है, वो अधिकार भी ले लेती है और ब्लेम भी लगाती है। तो बहुत सारी चीजें हम मतलब गटमट है, लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि केजरीवाल भी पूरी तरह से पाक साफ हैं और उनकी लॉ एंड ऑर्डर में जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी हैं दिल्ली में जिनकी जिम्मेदारियों का उन्हें जवाब देना है, और इलेक्शन आएगा तो पार्टियां, विरोधी पार्टियां उनसे उसका जवाब मांगेगी, कांग्रेस भी मांगेगी, क्योंकि कांग्रेस उनके सामने लड़ाई में होगी। और दिल्ली का मुकाबला तिकोना होने जा रहा है। अभी तक की जो तस्वीर है वो यही है, और ये भी है प्रेम जी कि किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन की ये दोनों पार्टियां आमने सामने लड़ेंगी, इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं है, फ्रेंडली फाइट भी नहीं है। भाई दोनों के अस्तित्व का सवाल है। वो मतलब दिल्ली में मजबूत है, तो दिल्ली में वो कैसे छोड़ सकती है अपने दावे को? और कांग्रेस अपना जो खोया हुआ है जनाधिकार, उसे पाने के लिए बेताब है, उसे उसके लिए प्रयास करने हैं। और कब क्या हो जाए, ऊंट किस करवट बैठे, ये पता नहीं चलता है। प्याज पर शीला दीक्षित चुनाव जीत कर आ गई थी, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सरकार, कोई सोच भी नहीं सकता था कि दिल्ली से हिलेगी। वो रेत के टीले की तरह ढह गई थी, एक हवा में ढह गई थी। तो ये चीजें आप नहीं कह सकते। यहाँ मुकाबला रोचक होगा, तिकोना होगा, और अरविंद केजरीवाल अच्छे धनुर्धर है, अच्छे निशानेबाज हैं। वो जानते हैं कि मुझे निशाना कहाँ लगाना है। वो चाहते हैं कि मुकाबले में उनके सामने सिर्फ बीजेपी रहे, कांग्रेस उसके मुकाबले में ना रहे, वो दिखाई ना दे, इसलिए वो कभी भी कांग्रेस का नाम नहीं लेंगे। वो बिल्कुल उसी तरह से कहेंगे जैसे इंदिरा गांधी के समय में एक बार ऐसा हुआ करता था अक्सर, कि पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को कोसता रहता था, और इंदिरा गांधी किसी का नाम भी नहीं लेती थी। तो बहुत सारी चीजें इंदिरा गांधी ने इस देश के राजनेताओं को सिखाई हैं, उसमें से कुछ चीजें मोदी ने भी सीखी हैं। वो बात अलग है कि वो स्वीकारें ना स्वीकारें, लेकिन ये है। तो
केजरीवाल बहुत चतुर राजनीतिज्ञ हैं और उन्होंने जो तीर चलाए हैं आज वो बिल्कुल सटीक निशाने पर चलाए हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है और लोग जिस व्यवस्था पर वो अब आगे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मुझे लगता है ये कानून व्यवस्था का मुद्दा अरविंद केजरीवाल लगातार उठाएंगे और वो इस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, मुझे ये लगता है। जी प्रेम जी। जी, तो एक आखिरी कमेंट संजय जी से लेता हूं। जी संजय जी, इस पूरे प्रोग्राम को आप समाप्त करिए, जो बात यहाँ से शुरू हुई थी। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि दिल्ली को राज्य बनाना, पूर्ण राज्य का दर्जा देना बहुत पुरानी मांग है, भाजपा की मांग रही है और वो केंद्र सरकार को करना है, उसमें राज्य सरकार को कुछ करना नहीं है। तो जब बीजेपी की सरकार है और उसके साथ के साथ सांसद दिल्ली के बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को या तो ये करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर रही है। ये नहीं हो सकता है कि वो मांग करती रहे, उसके लिए वोट लेती रहे और करे नहीं। तो इस मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, मैंने अरविंद केजरीवाल ने उसको मुद्दा बनाकर यह स्पष्ट कर देना है कि बीजेपी इस पर फैसला नहीं कर रही है, या वो जो उसकी पुरानी मांग थी उसने अपनी ही मांग को मौका मिलने पर, 10 साल शासन में रहने पर, 7 सांसद मिलने पर भी पूरा नहीं किया, तो बीजेपी कैसी पार्टी है। इससे बीजेपी की दिल्ली में छवि आगे के लिए भी बहुत खराब होने वाली है, हो सकती है, अगर वाकई दिल्ली के लोग 7 सीटें जितवा रहे हैं तो, और अगर उसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो चाल चली है वो इसलिए भी चली है कि अगर जनता बीजेपी को इसलिए पार्लियामेंट में वोट दे रही है और 7 सांसद दे रही है कि आप ये करो क्योंकि जरूरत है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उसकी जरूरत है, तो अब इसके बावजूद नहीं करेगी तो बीजेपी फंसती है, जिसका नुकसान उसको भविष्य में दिल्ली में तो होगा ही, देश भर में भी होगा। भाई एक तो ये प्रूव कर दे रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पाते जो बेसिक जरूरत है, और दूसरे कि आप वो काम नहीं करते जो खुद ही आप कहते हो कि जरूरी है। तो दोनों नहीं करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कैसे हैं? ये तो 10 साल में बीजेपी का सब रंग रूप खुलकर सामने आ ही गया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को लंबा और स्थायी नुकसान भी होगा इससे। चुनाव अभी कौन जीतता है कौन हारता है वो बाद की बात है, ये इशू ऐसा है जो बीजेपी को काफी डैमेज कर सकता है और बाद में भी इसका यूज हो सकता है। जी, बीजेपी को काफी डैमेज कर सकता है, कह रहे हैं संजय जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। और इस मैं भी एक बात जोड़ते हुए कि देखिए, दिल्ली में जो मुद्दा पकड़ा है अरविंद केजरीवाल ने, वहां मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, कानून व्यवस्था का मुद्दा, जो कि उनके हिस्से भी नहीं आता है, वो सीधे केंद्र सरकार पर जाता है। राजनीतिक रूप से बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है, उसमें कांग्रेस त्रिकोण बना रही है, तो त्रिकोण बना भी पाती है कि नहीं पाती है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है, उसमें उसने अपना मुद्दा चुन लिया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी को जवाब देना बहुत मुश्किल होने वाला है, यही आज की चर्चा का कारण भी है, और अरविंद केजरीवाल के बयान का मकसद भी यही है, वो पूरे देश में इस विषय को चर्चा में लाएंगे। उन्होंने शुरू कर दिया है और इस पर वो बने रहेंगे। कानून व्यवस्था पर अमित शाह को छोड़ने वाले नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये राजनीति है, और यही राजनीति अरविंद केजरीवाल को बाकी नेताओं से अलग करती है, मुद्दा पहचानना आता है। इसी बात पर हम आज की चर्चा को यहाँ विराम देने की हरि जोशी जी से इजाजत चाहते हैं कि हम दोनों अपने दर्शकों से कहें कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए @प्रणाम इंडिया और @संदेश न्यूज को, और हमारे साथ इसी तरीके से आप गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप जारी रखिए। मतभेद होंगे, दर्शकों से भी हमारे मतभेद होते हैं, अपने पैनलिस्टों से भी होते हैं, लेकिन मतभेद का मतलब कभी हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हम सौहार्दपूर्ण तरीके से आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, हम सबको दीजिए इजाजत। से पहले आप बटन ना दबाएं, मैं एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है चैनल, तो आप हमारे चैनल को, दोनों चैनलों को आप ज्वाइन कीजिए और मेंबर बनिए, हमें सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स के जरिए मदद कीजिए, और चैनल
हमने एक और है, अभी ये संदेश पर है, आपको नीचे कुछ प्रोडक्ट दिखते हैं। हालांकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग का, ऑनलाइन उसका मैं समर्थक नहीं हूं। मैं अपने मोहल्ले के व्यक्ति से सामान खरीदना चाहता हूं, दुकानदार से सामान खरीदना चाहता हूं और ऑनलाइन अवॉइड करता हूं। लेकिन फिर भी हमने चूंकि चैनल को कुछ चलाने के लिए आर्थिक रूप से हमें चाहिए होती है, तो वो प्रोडक्ट हमने रखे हैं। वो प्रोडक्ट यूट्यूब की एक ऑप्शन है, जिसे अगर आप कोई प्रोडक्ट करते हैं तो उससे थोड़ा सा 1-2% का हमको आर्थिक आय होती है, उससे तो करें। एक और मैं अपील करना चाहता हूं कि हर रविवार को हम 5 बजे एक संदेश न्यूज चैनल पर एक कार्यक्रम करते हैं, सेहत संदेश। सेहत संदेश में इस बार हम बालों पर, हेयर केयर पर एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करेंगे, बहुत सुयोग्य डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो शाम 5 बजे आप हमारे साथ संदेश न्यूज चैनल पर जुड़िए। और प्रणाम इंडिया अभी हो सकता है थोड़ी देर बाद 10:30 बजे एक परंपरागत उनका एक शेड्यूल है, कार्यक्रम करते हैं। प्रेम जी 3-4 दिन से नहीं कर रहे थे, आज से शायद वो शुरू करेंगे, तो आप उसमें भी जुड़िए। हमारे सभी कार्यक्रमों को आप देखिए और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।